नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण या एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही गंभीर है, लेकिन हम सब के लिए जानना लिटरली बहुत ज़रूरी है। आपने हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुए उस दर्दनाक हादसे के बारे में तो सुना ही होगा। एक रिहायशी इमारत में आग लगी और कई जानें चली गई। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से खबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक फोरेंसिक नज़रिए से इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। आखिर उस रात हुआ क्या था, और सबसे ज़रूरी बात, हम इससे क्या सीख सकते हैं ताकि हमारे घरों में ऐसा कभी ना हो। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस त्रासदी की बनावट यानी अनाटमी को समझेंगे। फिर देखेंगे आग फैलने का विज्ञान, ढांचे और डिज़ाइन की वो कमियां जो जानलेवा साबित हुईं, हमारी अर्बन प्लानिंग की गलतियां, एसी के रखरखाव और चेतावनी के संकेत, और आखिर में सबसे अहम, हमारी इवैक्यूएशन प्लानिंग यानी आपातकालीन निकासी योजना। चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ ट्रेजेडी, विवेक विहार घटना का सच। देखते हैं कि चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुईं। अगर हम घटनाक्रम पे नजर डालें तो टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, रात के करीब 3:13 बज रहे थे। सब गहरी नींद में थे और तभी एक संदिग्ध एसी ब्लास्ट से पहली चिंगारी भड़कती है। 3:35 तक दमकल की गाड़ियां पहुंच तो जाती हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में सुबह के 6:25 बज जाते हैं। अब आप सोचिए, किसी भी आग की घटना में बचने के लिए ना हमारे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक गोल्डन रेस्क्यू विंडो होता है। इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस यानी तुरंत हालात को समझना बहुत क्रूशियल है। जैसे ही ये 15 मिनट निकले, हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। इस बिल्डिंग में आग इतनी तेजी से फैली कि ये कीमती समय पलक झपकते याद से निकल गया। और इसका जो नतीजा हुआ वो आंकड़े बहुत ही दुखद हैं। आग किसी की उम्र या रिश्ते नहीं देखती। पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक इस बिल्डिंग में रह रही 3 अलग अलग पीढ़ियां इस हादसे का शिकार हुईं। 60 साल के बुजुर्गों से लेकर, आप यकीन नहीं करेंगे, महज 1.5 साल का एक मासूम बच्चा भी इस आग की चपेट में आ गया। कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक इमारत का खाक होना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे परिवारों का खत्म हो जाना था। हमारा दूसरा भाग है मैकेनिज्म्स ऑफ द फायर। आखिर जहरीला धुआं एक पूरी इमारत को कैसे अपनी चपेट में ले लेता है? फोरेंसिक साइंस का एक बहुत ही कड़वा सच है, आग से ज्यादा तेजी से धुआं जान लेता है। जी हां, जब भी कहीं आग लगती है ना, तो सबसे पहला और बड़ा खतरा लपटों से जलने का नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और उस जहरीले धुएं से दम घुटने का होता है। विवेक विहार की इस दुखद घटना में भी बिल्कुल यही सबसे बड़ा कारण सामने आया। अब सवाल ये है कि धुआं इतनी तेजी से ऊपर कैसे पहुंचा? इसके पीछे काम करता है चिमनी इफेक्ट। होता क्या है कि जब किसी इमारत में ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी होती है, तो वो सीढ़ी एक वर्टिकल फनल या चिमनी की तरह काम करने लगती है। जो गर्म हवा और जहरीला धुआं है, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। इसका नतीजा, ऊपर की मंजिलों पर रह रहे लोग बिना आग के लपटों के संपर्क में आए ही उस धुएं के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। बचने का जो एकमात्र रास्ता था, वही मौत का कुआं बन जाता है। और ये धुआं इतना जहरीला क्यों होता है पता है? हमारे आज के मॉडर्न घरों में बहुत सारा फैंसी इंटीरियर, प्लास्टिक और सिंथेटिक फर्नीचर होता है। जब ये चीज़ें जलती हैं तो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जैसी बेहद जानलेवा गैसें निकलती हैं। जैसे ही कोई इन गैसों को सांस के जरिए अंदर लेता है, तेजी से एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटने लगता है। इंसान आग की लपटों के पहुंचने से पहले ही महज चंद मिनटों में बेहोश हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, फेटल स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन ट्रैप्स। जब वो चीज़ें जिन्हें हमने अपनी हिफाजत के लिए लगाया था, वही हमारे लिए जानलेवा बन जाएं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम सब क्या करते हैं? चोरी से बचने के लिए बालकनी पर भारी लोहे की ग्रिल लगाते हैं। मेन डोर पर आजकल वो डिजिटल स्मार्ट लॉक लगा लेते हैं, और प्राइवेसी के लिए छत के दरवाजे पर मोटा ताला जड़ देते हैं, राइट? लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है? यही चीजें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। लोहे की ग्रिल बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। आग लगने पर जैसे ही पावर कट होता है, वो महंगे डिजिटल लॉक जैम हो जाते हैं, दरवाजे खुलते ही नहीं। और जब लोग धुएं से बचने के लिए छत की तरफ भागते हैं, तो छत का ताला उन्हें वहीं सीढ़ियों पर फंसा देता है। और विवेक विहार में लिटरली यही हुआ। रेस्क्यू टीम्स को ऊपर की मंजिलों पर कई पीड़ित उन इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के पीछे फंसे मिले जो पूरी तरह जाम हो चुके थे। वो कमरे एक तरह से सील चेंबर बन गए थे। कुछ लोगों ने छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन छत का गेट बंद था, तो वो वहीं धुएं में फंसकर रह गए। सोचिए, सुरक्षा की जिन परतों पर उन्होंने भरोसा किया, वही उनके लिए घातक पिंजरा बन गई। भाग 4,
अर्बन प्लानिंग एंड एनफोर्समेंट, द स्विस चीज मॉडल ऑफ डिजास्टर। इसे हम स्विस चीज मॉडल कहते हैं। मतलब कोई एक गलती नहीं, बल्कि कई सारी छोटी छोटी लापरवाहियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। बिना सोचे समझे बढ़ता शहर, बिना परमिशन की एक्स्ट्रा मंजिलें, और वो बहुत ही संकरी गलियां। इन्हीं गलियों की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में इतना वक्त लग गया। बिल्डिंग का लेआउट भी रूल्स के हिसाब से नहीं था। आग को फैलने से रोकने के लिए कोई फायर रेजिस्टेंट दरवाजे या कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था। म्युनिसिपैलिटी के फायर सेफ्टी कोड्स को सीरियसली लागू ही नहीं किया गया। पुराने ढांचों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में आग रोकने वाले फायर रेटेड मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और बिल्डिंग मालिकों ने जो सेफ्टी इक्विपमेंट चेक करने की उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, एसी मेंटेनेंस एंड वार्निंग साइंस। अब हम बात करेंगे कि आग के इन खतरों को समय रहते कैसे पहचाना जाए। एक सेफ्टी कंसल्टेंट के तौर पर मैं आपको कुछ बहुत ही क्रूशियल पूर्व चेतावनी संकेत बता रहा हूं जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके एसी से अजीब सी भिनभिनाहट, हमिंग की आवाज आ रही है या यूनिट बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है तो समझ लीजिए कंप्रेसर पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़ रहा है। सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी का बार बार ट्रिप होना, कूलिंग अचानक से कम हो जाना, एसी का अपने आप बंद हो जाना या फिर हल्की सी भी जलने की गंध आना, ये सब एकदम क्लियर वार्निंग साइन है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और किसी भी पल आग भड़क सकती है। तो इससे बचें कैसे? एसी मेंटेनेंस की कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी आदतें हैं। सीजन में कम से कम 2 बार अपने एसी की सर्विस ज़रूर करवाएं। फिल्टर्स को हर महीने धोएं। पता है क्यों? क्योंकि जब फिल्टर गंदा होता है ना तो हवा पास नहीं हो पाती और सारी गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जो ब्लास्ट का कारण बन सकती है। इसके अलावा एसी को 24 डिग्री पर चलाना और रात में स्लीप मोड का इस्तेमाल करना आपके कंप्रेसर को उस डेंजरस ओवरहीटिंग से बचाता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम भाग, इवैक्यूएशन प्लानिंग एंड फायर सेफ्टी। घरों में बिजली की आग को कैसे रोका जाए और इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार रहें। चलिए, मैं आपको घर के लिए एक स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिकल ऑडिट चेकलिस्ट देता हूं। भारी लोड वाले एसी के लिए हमेशा एक अलग डेडिकेटेड सर्किट होना चाहिए। और हां, तारों के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त होते हैं। पैसे बचाने के चक्कर में कभी भी सस्ते या लोकल तार मत लगाइए। हमेशा हाई क्वालिटी ब्रांडेड तार ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकल तार जरा सी गर्मी से पिघल जाते हैं। रेगुलरली चेक करें कि आपकी एमसीबी सही से काम कर रही है या नहीं। लीकेज से बचने के लिए ईएलसीबी तो मस्ट है। और सबसे जरूरी बात, शुरुआती वार्निंग के लिए घर के हर फ्लोर पर स्मोक अलार्म जरूर इंस्टॉल करें और एस्केप रूट बनाते हुए उन्हें रेगुलरली टेस्ट भी करें। अब बात करते हैं इमीडिएट एक्शन की। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट लॉक्स हैं तो आज ही चेक करें कि उनमें एक मैनुअल मैकेनिकल ओवरराइड यानी चाबी या हैंडल से खुलने का सिस्टम है या नहीं, ताकि बिजली जाने पर भी आप बाहर निकल सकें। बालकनी की ग्रिल एकदम फिक्स मत करवाइए। उसमें एक ऐसा इमरजेंसी रिलीज मैकेनिज्म होना चाहिए जो अंदर से तुरंत खुल जाए। घर में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें और उसे कम जगह में सेफली कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए अपनी फैमिली के साथ रेगुलर फायर ड्रिल की प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। जरा सोचिए, अगर अभी इसी वक्त अचानक बिजली चली जाए और बाहर हॉलवे में जहरीला धुआं भर जाए, तो क्या आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां बाहर निकलने का कोई ऐसा सुरक्षित रास्ता है जिसे बिना बिजली के मैन्युअली आसानी से खोला जा सके? विवेक विहार के इस हादसे ने हमें बहुत कड़े शब्दों में चेताया है कि सुरक्षा के नाम पर बनाए गए हमारे मॉडर्न बंद कमरे इमरजेंसी में हमारी जान ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह विश्लेषण सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपको कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए भी प्रेरित करेगा। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।